नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 6 फरवरी 2013 को दिल्ली में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि अब हमें अपने आप को पीछे रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज सारे विश्व का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ है और हिंदुस्तान को दुनिया में अपनी जगह बनानी है। तो मित्रों, सर्विस सेक्टर में भी हमने काफी बल दिया है और उसका एक परिणाम आया है। मित्रों, एक एजुकेशन का क्षेत्र देख लीजिए। जब 2001-2 का काल था तब मेरे गुजरात में 11 यूनिवर्सिटीज थी। टुडे वी हैव 42 यूनिवर्सिटीज। और मैं यूनिवर्सिटी जब कहता हूं तब वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड वेयर वी हैव ए फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। मित्रों, आज पूरी दुनिया में क्राइम वर्ल्ड ने रूप बदल दिया है। हॉलैंड में बैठा हुआ बच्चा हैकिंग करके आपकी बैंक में से सारे रुपए उठा के ले जा सकता है। साइबर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंस बढ़ते जा रहे हैं। उन सारी दुनिया में से अगर हमको कोई व्यवस्था खड़ी करनी है तो फॉरेंसिक साइंस इज ओनली वे। और दुनिया में कहीं पर भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है। वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। और आज इजराइल, जो कि सिक्योरिटी की दुनिया में बहुत बड़ा माना हुआ नाम है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, दुनिया के समृद्ध देश ये हमारी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ करके उसके डेवलपमेंट के अंदर हमारे हिस्सेदार हैं। और ग्लोबली हमने अपना एक रेपुटेशन प्राप्त किया है। मित्रों, हिंदुस्तान में गुजरात एक पहला राज्य है जिसने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई है। मित्रों, आप दिल्ली के अंदर इन दिनों काफी गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। हर कोई इसके लिए अपनी चिंता जताता है। मैं यहां आलोचना करने आया नहीं हूं, लेकिन क्या रास्ते खोज सकते हैं? मित्रों, आज क्या है? आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के स्थिति में कहा आता है तो ज्यादातर क्या होता है, हमारे यहां जो पुलिस का रिक्रूटमेंट है वो कैसे होता है? बॉडी की साइज पे होता है। अगर वो 6 फुट का है तो उसकी भर्ती हो जाती है। 6-8 महीना वो इधर उधर उसको दौड़ाते हैं, हाथ में बंदूक पकड़ा देते हैं, यूनिफॉर्म आ जाता है, कानून उसके हाथ में आ जाता है। मित्र, उसमें बदलाव की जरूरत है। गुजरात ने एक परिवर्तन लाया है और हमने एक रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई है। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में जो भी सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहता है, चाहे आर्मी में जाना चाहता हो, एयरफोर्स में, कहीं पर भी, वो 10वीं के बाद उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकता है, 12th के बाद ज्वाइन कर सकता है और रेगुलर 3 साल का 5 साल का कोर्स कर करके, और उसमें सब विषय उसको पढ़ाए जाते हैं। उसको मॉब साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, उसको लॉ कानून भी बताया जाता है, संविधान भी पढ़ाया जाता है। और एक परफेक्ट, और जब जाकर के वो पुलिस में जब भी रिक्रूटमेंट होगा वो जाएगा, भर्ती के लिए खड़ा हो जाएगा। और इसलिए क्वालिटी मैन पावर ये हम ला सकते हैं। मित्रों, आज गुजरात का पुलिस बल जो है वो हिंदुस्तान का सबसे नौजवान पुलिस बल है। इतनी बड़ी मात्रा में हमने 20, 22, 25 साल के नौजवानों को भर्ती किया है। और उसमें वो टेक्नो से भी होना चाहिए, हमारा आग्रह रहा है। और आज मेरे यहाँ कांस्टेबल लेवल के लोग भी काफी टेक्नो से भी, पूरी टीम मेरे पास है। यानी हम किस प्रकार से बदलाव लाते हैं। मित्रों, वी आर फर्स्ट जिसने एक यूनिवर्सिटी चालू की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, IITE। मित्रों, आज हमारे देश में से IIM है, IIM से CEO निकलते हैं और दुनिया में से कैंपस इंटरव्यू होकर के विश्व के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बनते हैं। लेकिन आज आप किसी भी परिवार को पूछोगे कि आपकी एक इच्छा बता दीजिए क्या है, कितना ही धनी इंसान क्यों ना हो, उसको अगर एक इच्छा पूछते हैं तो बताता है कि मुझे मेरे बेटे की बेटी की अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए। हर माँ बाप अरबों खरबों का मालिक क्यों ना हो, उसको अपने बच्चे के लिए अच्छा टीचर चाहिए। मित्रों, क्यों ना हम साइंटिफिक ढंग से अच्छे टीचर तैयार करने के लिए काम करें। वी आर द फर्स्ट इन इंडिया हु स्टार्टेड दिस यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। 12th के बाद जो टीचर बनना चाहता है उसकी पूरी 5 साल वहीं ट्रेनिंग होगी और टीचर बनकर के आएगा। और मित्रों, मेरा सपना है
पूरे विश्व को मिलियंस ऑफ मिलियन टीचर्स की आवश्यकता है। हिंदुस्तान के पास नौजवानों की फौज है। हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, क्यों ना हम टीचर एक्सपोर्ट करें। और मित्रों, मैं साफ कहता हूं, एक व्यापारी जाता है दुनिया के देश में, कोई माल एक्सपोर्ट करता है या व्यापार करता है, तो वो डॉलर और पाउंड पर कब्जा करता है। लेकिन एक टीचर जाता है तो पूरी पीढ़ी पर कब्जा कर लेता है जी। ये ताकत होती है। मित्रों, भारत ने उस रूप में देखना चाहिए चीजों को, इस विजन के साथ देखना चाहिए। हमने अपने एक कोने में अपने आप को फंसाए रखने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से मित्रों, दूसरा है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेक्टर में ये बात सही है मित्रों कि हम इसलिए पिछड़ रहे हैं कि हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में ध्यान नहीं दिया। मित्रों, एक समय था गुजरात में अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता था। कपड़े की मिलें इतनी बड़ी मात्रा में थी, जहां भी देखो आपको कपड़ों की मिलों की बहुत बड़ी बड़ी चिमनियां दिखती थी। वो पूरा उद्योग नष्ट हो गया आज से 30-40 साल पहले। कारण क्या? क्या लोगों को कपड़ों की जरूरत नहीं थी क्या? जरूरत थी, मार्केट तो बहुत बड़ा था। लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर खड़े रहने के लिए जो परिवर्तन की जरूरत थी वो नहीं कर पाए। मित्रों, हिंदुस्तान को दुनिया की बदलती हुई चीजों में अपनी जगह बनानी है, तो इस बात को हमने देखना होगा। हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज मस्ट। मित्रों, आज सारे विश्व का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है। सारे विश्व को लगता है कि यहां पर हम हमारी चीजें डंप कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर बड़े आसानी से माल बेच सकते हैं। मित्रों, समय की मांग है कि हम तय करें कि हम पूरे विश्व को बाजार बनाएंगे और हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लीड कर करके दुनिया के बाजार में हमारा माल डंप करेंगे। और इसके लिए मित्रों ब्रांडिंग जरूरी होता है। आपको मित्रों, आपने शायद आपके को वो नसीब आया नहीं, लेकिन हम जिस आयु के हैं, अजय और हम जब छोटे थे तो बाजार में मेड इन जापान सुनते ही अच्छा हो ले लिया, मेड इन जापान उठाओ, पेन भी है मेड इन जापान उठाओ। कोई पूछता नहीं था कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, इस किस कंपनी, कोई नहीं पूछता था, सिर्फ मेड इन जापान। कभी कंपनी का नाम नहीं था, गांव का नाम नहीं, कुछ नहीं था। मित्रों, क्यों ना हम दुनिया के सामने मेड इन इंडिया का बिल्कुल हमारा ढोल न पीट दें। लेकिन ये ब्रांडिंग करने के लिए एक आध जगह नहीं होते, कई प्रकार के विषय होते हैं। अब देखिए, अभी इन दिनों आप में से किसी को जापान जाने का अवसर मिला हो, मैं अभी मेरे यहां चुनाव के पहले जापान सरकार के निमंत्रण पर जापान गया था। 2012 अगस्त सितंबर में मैं हैरान था। होटल में गए तो क्रॉकरी पर भी एक स्लोगन लिखा है, बिस्किट आते हैं तो बिस्किट पर भी एक स्लोगन का सिक्का लगाया हुआ है, ट्रैवलिंग का टिकट लेते हैं तो एक स्लोगन है उस पर। कोई ऐसी जगह नहीं होगी, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर एक स्लोगन न लिखा। और स्लोगन क्या है? आपसे उस समय की बात है, 8 साल के बाद ओलंपिक का होस्ट जापान है। 8 साल के बाद ओलंपिक होने वाला है, उसकी तैयारी और उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हर जगह पर वी आर वेटिंग फॉर ओलंपिक, वी आर रेडी फॉर ओलंपिक, बी रेडी फॉर ओलंपिक। क्या माहौल खड़ा किया मित्रों। यानी ओलंपिक जब आए तब आए, लेकिन ओलंपिक के माध्यम से एक देश का सा स्पिरिट पैदा किया जा रहा है। मित्रों, हमारा उल्टा क्या हुआ? मित्रों, दुनिया इन अवसरों को किस प्रकार से उठाती है? जिन लोगों ने साउथ कोरिया के डेवलपमेंट का स्टडी किया होगा,
और मैं मानता हूं मित्रों, हिंदुस्तान के और आप जिस फील्ड में पढ़ते हैं, आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप समय लेकर के साउथ कोरिया के डेवलपमेंट के पूरे स्फीयर को स्टडी करने जैसा है। मित्रों, हमारे बाद जिसको आजादी मिली ऐसा देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी सबसे नीचे का देश, उसने दुनिया में ओलंपिक को होस्ट किया था। और मित्रों, साउथ कोरिया ने जब ओलंपिक को होस्ट किया, सारी दुनिया की आंखें फट गई थी और वो टर्निंग पॉइंट था। सारे विश्व ने साउथ कोरिया के लोहे को स्वीकार कर लिया, तो इसकी ताकत को स्वीकार कर लिया और बाकी सब चीजें आराम से दुनिया के अंदर प्रवेश कर गई। मित्रों, हमारे यहां कॉमनवेल्थ हुआ, क्यों किया करने वालों को मालूम नहीं। मित्रों, 100 करोड़ का देश एक इवेंट से पूरे देश का कैसे ब्रांडिंग कर सकता है। और मित्रों, ग्लोबली अगर आपको देखना है तो करना पड़ता है। और उस अर्थ में मैं कहना चाहता हूं, मेरे गुजरात का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मैं जब अंदर आ रहा था, मैंने जैन साहब को पूछा, नौजवान क्या सुनना चाहते हो? जो विषय उन्होंने कहा वो मैं भी बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा, भाई आपका ग्लोबल रिलेवेंस हमें समझाइए। मित्रों, आपको आज जान करके खुशी होगी मित्रों, मैं दिसंबर एंड तक चुनाव में बिजी था। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर मेरा शपथ हुआ और जनवरी 11 को मैंने वाइब्रेंट समिट ऑर्गेनाइज किया। मेरे पास 10 दिन थे और मित्रों, मुझे उस मेरी टीम की एफिशिएंसी के लिए और चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का क्या परिणाम आता है, गर्व से कहता हूं, मुझे 121 कंट्रीज वेर देयर। मित्रों, दुनिया के 121 देश एक ही रूप के नीचे हो और हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का हुजहू जिसको कहें, सबके सब वहां मौजूद थे। एक प्रकार से 50% जीडीपी ऑफ द कंट्री वाज अंडर वन रूफ। ये दृश्य जब दुनिया देखती है तो उनको विश्वास होता है, उनको भरोसा होता है, हां भाई यहां मेटल है, दम है, हम इनके साथ जुड़ सकते हैं। और एक बार हमारा प्रभाव चल पड़ता है, फिर कोई रोकने वाला नहीं होता है। मित्रों, आज ये बेनिफिट गुजरात को मिल रहा है और गुजरात हिंदुस्तान का एक वो इलाका है जो हिंदुस्तान की सेवा कर रहा है। ये कोई गुजरात की जेब में नहीं जा रहा है, देश की भलाई के लिए जा रहा है। अगर हम मेहनत कर करके नमक पैदा करते हैं तो आप में से कोई नहीं होगा जिसने गुजरात का नमक न खाया हो। तो काम भले ही होता हो, फायदा पूरे देश को होता है। और वैसे भी हमारा मंत्र है, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और उसी तर्ज पर हम काम कर रहे हैं। मित्र, एक और हमने बल दिया है गुजरात में, और वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। एक, हम जो भी प्रोडक्ट करें, जीरो डिफेक्ट हमारा आग्रह होना चाहिए। अगर हमें ग्लोबली अपना रेपुटेशन खड़ा करना है तो जीरो डिफेक्ट ये हमारी पहली शर्त होती है। और दूसरी शर्त होती है पैकेजिंग।